Hey everyone, this is Shani Danani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, आईआईडी, जेई का कोर्स, नीट का कोर्स या फिर आप कोई भी स्कूल का करिकुलम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12 पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ करिकुलम की वीडियोस ही नहीं बल्कि पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे। आपको बस इन सबको विजिट करना है और वीडियोस को देखना है। अब बात यह आती है ना कि इतने सारे कोर्सेज हैं, कहाँ लिख के ढूंढते फिरोगे आप ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए होता है कि हमें एक सुविधा मिल जाए जहाँ पर सारे कोर्सेज एक साथ अलाइंड हो, हम जाएं, क्लिक करें और वीडियोस मिल जाए। करेक्ट? तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये ऑप्शन है और वो है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे कोर्सेज प्रॉपरली एक ऑर्डर में अरेंज करके दिया जाता है और आप वहाँ से कोई भी कोर्स चूज कर उसकी रिस्पेक्टिव वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हो। अब कैसे वेबसाइट पर विजिट किया जाता है, कैसे कोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाता है, क्या है वो कोर्सेज जो सब प्रेजेंट है मैग्नेट ब्रेन्स पे, सब बताऊंगी इन डिटेल बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट फिलहाल के लिए बात कर सकते हैं आज के टॉपिक की। तो आप सब जानते हैं कि हम 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो अब हम फाइनली एक लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं जहां पर आप जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने वाले हो पोएम द ट्रीज के। ठीक है, तो इस चैप्टर में 3 कहानियां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब एक फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम, और इसी के अंतर्गत आपको दी गई थी एक पोएम विच इज द ट्रीज, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और समरी और कंप्लीट चैप्टर रिविजन सब हम देख चुके हैं। बट बारी आती है अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पहला जो प्रश्न दिया है वो कहता है फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 थिंग्स that cannot happen in a tree-less forest। तो अगर आपको याद हो तो कविता में ये लिखा हुआ है कि क्योंकि कई समय से फॉरेस्ट में, जंगल में पेड़ नहीं हैं, तो कई चीज़ें हैं जो संभव नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले क्योंकि पेड़ नहीं है तो कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता, कोई बर्ड नहीं बैठ सकता पेड़ पे। नंबर 2, पेड़ नहीं है तो जो कीट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो छुप नहीं सकते, हाइड नहीं कर सकते। एंड नंबर 3, जो सन रेज हैं, सनलाइट हैं, वो ट्री की शैडो में छुप नहीं सकती। तो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। ठीक है, द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर द बर्ड कांट सिट ऑन द ट्रीज, जो बर्ड्स हैं या पक्षी हैं वो बैठ ही नहीं सकता पेड़ पे, बिकॉज पेड़ ही नहीं है। द इंसेक्ट्स कांट हाइड, यानी कि वो छुप नहीं सकते हैं, कौन, कीड़े मकोड़े, क्योंकि पेड़ों में ना वो छुप जाते हैं। एंड द सन कांट बरी इट्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वो अपनी सनलाइट जो है उसे ट्री के शैडो में, छाँव में छुपा नहीं पाएगा, पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा। सो ये 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर कोई ट्री लेस यानी कि बिना पेड़ों का जंगल हो तो। डन? ओके। दूसरा है व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड? सन बरी इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट? तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई आपके दिमाग में क्या एक छवि बनती है कि सन बरी इट्स फीट इन शैडो, तो भाई जो सन रेज हैं उनको फीट बोला गया है और वो पेड़ की छांव में पूरी तरीके से छुप जाते हैं। तो दैट इज व्हाट इज बरी करना, अपने आप को पूरा कवर करना। क्या बोल रहे हैं वो सन की फीट से, हम जानते हैं, फटाफट से आंसर देख लो। द सन्स फीट मीन्स द रेज ऑफ द सन दैट फॉल ऑन अर्थ, जो सूरज की किरणें धरती पे गिरती हैं उन्हें कहा जाता है क्या? सन्स फीट। When there are no trees, there is no shadow and thus the rays fall directly on the ground। भाई जब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा भाई, जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली धरती पे गिरेंगी, राइट। और धरती पे जब वो पड़ेंगी तो डेफिनेटली बीच में छांव नहीं है उनको छुपाने के लिए। बट इफ देयर आर ट्रीज देन द शैडो हाइड्स द सन रेज एंड इट सीम्स दैट द सन इज बरीइंग इट्स फीट इन द शैडो दैट फॉल्स फ्रॉम द ट्रीज। बट जब पेड़ होते हैं तो क्या होता है, पेड़ की छाया होती है और जैसे ही सूरज की किरणें गिरती है ना तो उस छाया में वो किरणें छुप जाती हैं, इसीलिए कहा गया है बरीइंग इट्स फीट इन द शैडो। क्लियर है? तो क्या इमेज आ रहा है दिमाग में, क्या मतलब है फीट का, सब ऑलरेडी हमने क्लियर कर लिया था डिटेल एक्सप्लेनेशन और समरी में। बट फिलहाल के लिए आंसर कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? तो ये जो पेड़ हैं वो कहाँ हैं एग्जैक्टली? पोएट्स के घर में कैद हैं
और इनके रूट्स क्या कर रहे हैं, लीव्स क्या कर रहे हैं, ट्विग्स क्या कर रहे हैं, सब बताना आपको कि कितना प्रेशर लगा रही है लीव्स, देन रूट्स अपने आप को डिसंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्विग्स क्या कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए, ये सब बताना है, ठीक है। तो चलिए आंसर देखो, द ट्रीज इन द पोएम आर ट्रैप्ड इन द पोइटस हाउस, यानी कि पोइटस कवियत्री जो हैं उनके घर में ये पूरे पेड़ जो हैं वो क्या है, कैद हैं। द रूट्स आर वर्किंग ऑल नाइट टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर, ये जो पेड़ हैं उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, पूरी कोशिश करें कि वो जो क्रैक्स है ना जिसमें ये पूरी तरीके से धंस चुके हैं वो उससे अपने आप को अलग कर सके, तो वो डिसंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। द लीव्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट सो दैट इट ब्रेक्स, व्हाट इट ब्रेक्स, भाई ग्लास ब्रेक्स, तो आप यहाँ पे और क्लियर कर सकते हो, द लीव्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ग्लास या ऑन द विंडो सो दैट द ग्लास ब्रेक्स। थर्ड है while the small twigs have got stiff with exertion, और जो twigs हैं वो exertion की वजह से, हार्ड वर्क करने की वजह से बहुत सख्त हो गए, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिखेंगे। ऑल्सो यू कैन जस्ट इलाबोरेटेड, यानी और डिटेल में बना सकते हो उसको। द लीव्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुट अ प्रेशर ऑन द विंडो या ऑन द ग्लास और विंडो सो दैट द ग्लास ब्रेक्स। इजी। तो क्या कर रहे हैं रूट्स, क्या कर रही हैं लीव्स, क्या कर रहे हैं ट्विग्स, ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया। डन। ओके, चलिए थर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड का सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू। अब ये जो पेड़ हैं उसके जो ब्रांचेस हैं उनको किससे कंपेयर किया गया है। ले देखिए पूरे ब्रांचेस को या फिर पूरे पेड़ को ही हम कह लें न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है कि भाई जैसे हॉस्पिटल में कई दिनों से अगर कोई पेशेंट एडमिट है और वो बहुत टाइम बाद जब बाहर आएगा तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, थोड़ा कंफ्यूज होगा, हाफ डेज्ड होगा, वैसी ही कंडीशन इनकी है। तो इन्हें कंपेयर किया गया है विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल। द लार्ज ब्रांचेस हैव बिकम क्रैम्प्ड, बहुत ज़्यादा बेंट हो चुके हैं, एज दे आर अंडर द रूफ एंड डिड नॉट गेट इनफ स्पेस टू ग्रो, क्योंकि वो छत के नीचे, भाई जंगल में ऊपर कुछ है ही नहीं, इट इज़ लाइक स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट टू बी ऑनेस्ट। तो ये जो है पेड़ कितना भी ग्रो कर सकते हैं, बट व्हेन दे आर इन द हाउस जगह कम है तो दे आर नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली, और इसीलिए क्या हो रहा है वो क्रैम्प्ड हो गए। व्हेन दे गेट फ्री दे रश स्टम्बलिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दे लुक हाफ डेज लाइक द पेशेंट्स हु हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर अ लॉन्ग वेट। तो ये बहुत समय बाद बाहर आ रहे हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर टकरा के ठोकर खा के गिर रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है इनको देखकर कि ये हाफ डेज्ड हैं, जैसे कि हॉस्पिटल से कई दिनों बाद, बहुत समय के बाद, लॉन्ग वेट के बाद जब पेशेंट्स बाहर आते हैं तो दे आर हाफ डेज, वैसे ही ये जो पेड़ हैं वो भी वैसे ही लग रहे हैं। तो क्या कंपेयर हुआ है, कैसे कंपैरिजन हुआ है, आई होप समझ आ गया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून। वही आपको फाइनली टुवर्ड्स द एंड या लास्ट स्टैंजा में आपको बताया जाता है कि पोइटस इस मून को कैसे डिस्क्राइब करिए। ऑल्सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम पोइट लिखे कि पोइटस लिखें, क्वेश्चन में पोइट लिखा है तो लिख दो, अदरवाइज पोइटस लिख दो, ठीक है। सो हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून। जो पोइट हैं उन्होंने चांद को कैसे डिस्क्राइब किया है, कब कब, पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा और दूसरा एट इट्स एंड। व्हाट कॉजेज दिस चेंज। पहले बोला है कि ब्रोकन मिरर की तरह लग रहा है, राइट, कि पेड़ गए छुप गया चांद तो ब्रोकन मिरर की तरह लग रहा है। ऑल्सो मतलब इधर पे हम बोले तो बहुत ज़्यादा क्लियर स्काई है, फुल मून है, बट जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो एक क्राउन की तरह एक्ट कर रहा होता है या फिर ब्रोकन मिरर की तरह एक्ट कर रहा होता है। क्या होता है चेंज, भैया अब ऑलरेडी सारे ट्रीज वगैरह सब बाहर आ गए हैं तो वो चेंज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज दैट इट्स अ फ्रेश नाइट एंड द फुल मून इज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। बहुत ही ताज़ी सी रात है, यानी बहुत ही सुहाना सा मौसम हो रहा है और पूरा क्लियर स्काई है और पूरा चांद चमक रहा है। At the end of the stanza, the poet says that the moon breaks into pieces like a broken mirror and shines on the heads of tallest oak trees. But last में वो क्या बोलते हैं कि ये जो पेड़ हैं वो बहुत बड़े हैं तो वो चांद को ऐसे छुपा देते हैं जिसकी वजह से चांद के कुछ ही कोनों से रोशनी आ रही होती है, इसीलिए वो एक ब्रोकन मिरर, टूटे हुए दर्पण की तरह दिखता है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सबसे बड़े जो पेड़ होते हैं ओक के पेड़, उसका एक क्राउन या उसके ऊपर सजे हुए हैं या शाइन कर रहे हैं। The trees have moved outside and covered the moonlight and it can be seen only in parts. This is why it seems that the moon has broken into pieces. क्योंकि अब फाइनली ट्रीज आ गए हैं बाहर घर के, इसीलिए चेंजेस हुए हैं। तो ट्रीज बाहर आ गए हैं, बहुत बड़े पेड़ होते हैं तो पूरी तरीके से खड़े हैं तो पूरा चांदवान छुप गया है और इसीलिए ब्रोकन मिरर का इफेक्ट मिल रहा है। तो पहले में और दूसरे में चेंजेस इसीलिए मतलब आपको दिख रहे हैं क्योंकि पहले पार्ट में जब वो बोल रहे हैं फुल मून शाइन कर रहा है इन द क्लियर स्काई, तब पेड़ घर के अंदर है, बाहर नहीं आए। बट जब ब्रोकन मिरर की बात हुई है तब पेड़ घर में नहीं बल्कि जंगल में आ चुके हैं। इजी। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। घर को क्या होता है जैसे ही पेड़ बाहर चले जाते हैं, तो भाई जैसे ही पेड़ बाहर चले जाते हैं बिल्कुल शांति हो जाती है, कोई आवाज़ें नहीं आ रही है। When the trees move out of the house, the glasses break, कांच ऑब्वियसली टूटा है तभी बाहर आए, and the whispers of the trees disappear। अब जो खुसफुसाहट है, जो आवाज़ें हैं वो बंद हो चुकी हैं, which leaves the house silent, जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो शांत हो चुका है, बिकॉज पेड़ ही नहीं है जो पूरा टाइम मेहनत करते थे बाहर आने की और आवाज़ें होती रहती थी। डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कह रहा है why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letters। पोम में दिया हुआ है ना कि वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, एंड शी स्केर्सली मेंशन, यानी कि मुश्किल से कुछ मेंशन किया उन्होंने अबाउट द थिंग कि जो पेड़ हैं वो उनके घर से बाहर जंगल में जा रहे हैं। कुड इट बी दैट वी आर ऑफन साइलेंट अबाउट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स दैट आर सो अनएक्सपेक्टेड दैट दे एम्बैरस अस। क्या ये इस वजह से है क्योंकि जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की और अगर वो हो जाती है हमारे आसपास, तो हम अक्सर उसके बारे में शर्मिंदा महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं और हमें लगता है कि इसके बारे में बात करने से अच्छा है चुप रहो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सही है कि ऐसा रियल में होता है कि जब कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की या फिर आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि हाँ यार ये सब कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते बल्कि हम साइलेंट हो जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी शायद है कि पेड़ जो है हमें पता है हम कट करते हैं अपने ही खुद के सेल्फिश रीजंस की वजह से करते हैं, कभी ध्यान नहीं देते नेचर पे, प्रकृति पे, सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो शायद हम ये चीज़ जैसे हमारे सामने आती है कि वो ट्रैप्ड हैं और वो जा रहे हैं बाहर, तो हम बहुत बुरा फील करते हैं मे बी, बट क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड है, हमें एम्बैरेसिंग सिचुएशन लगती है, वो शर्मिंदगी महसूस होती है, तो हम उसके बारे में चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ तो है, बट आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हो कि शायद पोइट्स को लगता है या पोइट को लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होगा ये सब बातें पढ़ने में, इसलिए मैंने बहुत कम मेंशन किया है। क्योंकि अगर लोगों को इंटरेस्ट होता पेड़ों के बारे में या नेचर के बारे में तो वो उनका केयर करते, उनके बारे में पहले से ही सोचते। अब मेरे लिखने या ना लिखने से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, इसीलिए वो नहीं लिख रही है। ठीक है, सो द पोइट स्केर्सली मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस in her letters as we humans do not care for nature in the first place। definitely सबसे पहली चीज़ तो हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है प्रकृति से रिलेटेड, क्योंकि अगर हमें टेंशन होता नेचर का, ह्यूमन बींग्स को टेंशन होता तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे प्रकृति जो है वो एक तरीके से रिवाइव कर पाती, ठीक हो पाती, ना कि इस तरीके से डिस्ट्रक्शन कॉज करते। मे बी द पोइट फील्स दैट द पीपल वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द ट्रीज दैट आर ट्राइंग सो हार्ड टू सेट देमसेल्व्स फ्री। मे बी ऐसा हो सकता है कि पोइट को ऐसा लगता है कि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे जानने के लिए कि पेड़ इतनी कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की, अपने आप को फ्री करने की। द पीपल डू नॉट केयर अबाउट द ट्रीज एल्स दे वुड नॉट हैव डिस्ट्रॉयड देम। लोगों को पेड़ों के बारे में कोई टेंशन है नहीं, इसीलिए शायद वो सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अदरवाइज अगर टेंशन होता तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि उसको सेव करते। तो इसीलिए पोइटस को शायद लगता है कि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट होता ये सब नहीं होता, तो इसलिए वो बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर इन्फॉर्मेशन अपने लेटर्स में लिख रही है। डन है, ओके। आपको लगता है इसका और कोई रीजन हो सकता है, और वो रीजन अगर बिल्कुल वैलिड है, आप प्रूव कर सकते हो, तो डेफिनेटली फिर वो लिख देना। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, now that you have read the poem in detail, we can begin to ask what poem might mean. Here are two suggestions. Can you think of others? यहाँ दिया हुआ है कि अब हमने पोम पूरी अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, तो अब हमसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एग्जैक्टली पोम का मतलब क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला कि पेड़ों की बात तो की गई है, बट इन पेड़ों का इस्तेमाल कर कर पोइट्स शायद कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, और भी नज़रिए हैं जो हमने सारे डिस्कस किए हैं समरी में भी आई थिंक, और डिटेल में भी थोड़ा बहुत हमने किया था। अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, लेट्स रीड देम। डज द पोम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। एक जो बिल्कुल बहस है या एक तरीके से एक अलग ही चल रहा है मैन और ह्यूमन बीइंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये प्रेजेंट वो कर रहा है? डेफिनेटली। कंपेयर इट विद अ टाइगर इन द जू। इज द पोइट सजेस्टिंग दैट प्लांट्स एंड ट्रीज यूज्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेशन सीरीज व्हाइल फॉरेस्ट आर कट डाउन आर इम्प्रिजन्ड एंड नीड टू ब्रेक आउट। तीन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या ये मैन और ह्यूमन बींग्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है, डेफिनेटली प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, टाइगर इन द जू से हम ऑलरेडी समरी में कंपेयर कर चुके हैं, तो मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो फ्रीडम वाली बात हमने क्लियर की थी, तो कंपेयर कर लेंगे। तीसरी चीज़, क्या पोइट ये कह रही है कि जो हमने सिटीज़ में, पता है कई जगहों पर होता है कि असली के पौधे घर में लगाए जाते हैं डेकोरेट करने के लिए, उनका ध्यान रखा जाता है बाकायदा, ऐसा नहीं रखते, बट वो चीज़ें बुरी होती है कि भाई जंगल तो आप पूरा खाली कर दे रहे हो। तो क्या पोइट ये कहना चाह रही है कि जो घर में आप डेकोरेशन के लिए पेड़ रख रहे हो या पौधे रख रहे हो, वो खुद को एक तरीके से कैदी समझ रहे हैं पेड़, तो आपको प्लीज़ उन्हें बाहर रखना चाहिए, उनको आज़ाद कर देना चाहिए, जहाँ उनकी असली जगह है वहीं रहने दो। क्या पोइट ये कह रही है? तो अब ये चीज़ों को मिक्स करके कैसे आंसर लिखना है, चलिए फटाफट से एक सैम्पल देखते हैं। येस, द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। सबसे पहले तो बताओ हाँ या ना,
फिर प्रूफ करो, ठीक है। तो येस, द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन हैज ऑलवेज यूज नेचर फॉर हिज बेनिफिट्स एंड हैज नेवर टेकन केयर ऑफ हर। हर मतलब नेचर, ठीक है। तो येस, ऑलवेज ये चीज रही है कि हम इंसानों ने सिर्फ अपना ही सेल्फिश रीजन फुलफिल करने के लिए पेड़ों को कट किया है और हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया है नेचर पर। ह्यूमंस हैव ऑलवेज कट डाउन ट्रीज फॉर सेल्फिश रीजंस। हम पेड़ ऐसे नहीं कट कर देते कि अरे ये पेड़ के लिए बुरा है या क्या, नहीं, हम इसलिए कट करते क्योंकि हमारा फायदा होता है। मे बी हम वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, मे बी हम उस लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम अपने फायदे के लिए पेड़ कट कर देते हैं। द ट्रीज केप्ट इन द हाउस फॉर डेकोरेशन आर केज्ड इनसाइड द हाउस एंड हेंस आर नॉट फ्री। डेफिनेटली जो पेड़ बाहर होने चाहिए, अगर आप उनको घर में ले आ रहे हो, जैसे कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए, आप उसे एक पिंजरे में बंद कर दे रहे हो, तो क्या है, फ्रीडम आप स्नैच कर रहे हो ना। वही चीज़ पेड़ों के साथ हो रही है कि आप घर में डेकोरेशन के लिए रख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपने उन्हें कैद कर लिया, जिन्हें फ्री करना जरूरी है। दे वॉन्ट टू मूव आउट, वो पेड़ बाहर जाना चाहते हैं। सिमिलरली इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, द टाइगर फील्स कन्फाइंड इन द केज एंड यर्न्स फॉर फ्रीडम। सिमिलरली यही चीज़ हो रही है कि टाइगर इन द जू में जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा ऐसे कैदी की तरह महसूस करता है ना केज, और वो बहुत लॉन्ग कर रहा है, यर्न कर रहा है फॉर फ्रीडम, उसको फ्रीडम चाहिए, राइट। तो ये जो टाइगर है वॉन्ट्स टू गेट फ्री एंड रन वाइल्ड इन दी ओपन। सो डेफिनेटली ये कंपैरिजन है जो सिमिलरली वर्ड यूज़ किया है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपको बताने के लिए कि सेम चीज़ हो रही है कि टाइगर इन द जू में टाइगर भी इस तरीके से कैद है, कैदी की तरह महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि उसे फ्री कर दिया जाए, और वहीं पर ये जो पेड़ हैं उन्हें भी कैदियों की तरह महसूस होता है घर में। तो ये सिमिलैरिटी है। तो तीनों पार्ट्स का जवाब आपको मिल गया है। आई होप आपको क्लियर है आंसर। ऑल्सो अगर आपके पास और भी शब्द हैं खुद के तो प्लीज़ लिखिएगा। डेफिनेटली मेक श्योर कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो, मीनिंग सही हो उसका वहाँ पर, और आप जो है जो चीज़ व्यक्त करना चाहते हो प्रॉपरली आंसर में प्रेजेंट हो पाए। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द अदर हैंड एड्रीन रिच यानी जो पोइटिस हैं has been known to use trees as metaphor for human beings. This is a recurrent image in her poetry. What new meanings emerge from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? क्या दिया है, ध्यान से सुनो। और दूसरी तरफ एड्रियन रिच जो हैं वो बहुत जानी जाती है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अक्सर पेड़ों को इंसानों को व्यक्त करने के लिए या इंसानों के बारे में बताने के लिए एज अ मेटाफर यूज़ किया। इसके पहले कि आगे बढ़े फिर से मैं आपको बता देती हूँ सिमिली और मेटाफर क्या है। मैंने आपको शायद वन ऑफ द पोम्स में बताया हुआ है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि एक होता है सिमिली और एक होता है मेटाफर, ठीक है। ये जो है पोम वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, दोनों का इस्तेमाल होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। कंपैरिजन क्या होता है कि एक तरीके से आप बता रहे हो, तुलना कर रहे हो कि ये चीज़ इसके जैसी है, जैसे पेड़ ह्यूमन बींग्स जैसे हैं यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की सेम चीज़ क्या है, दोनों ही तुलना करते हैं, बट दोनों की तुलना अलग अलग तरीके से होती है। कभी कभी तुलना होती है वर्ड्स एज और लाइक का इस्तेमाल कर कर, और कभी कभी तुलना होती है वर्ड कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ किए बिना, ठीक है। कभी कभी तुलना की जाती है वर्ड्स एज और लाइक का, जैसे कि शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, ठीक है। दिस हाउस इज एज ब्यूटिफुल एज क्या बोलें, एज ग्रीनरी मे बी, राइट। या फिर लिख सकते हो दिस ड्रिंक इज एज हाइड्रेटिंग एज अ लेमनेड। तो जहां पर किसी भी चीज को कंपेयर किया जा रहा हो एज या लाइक का इस्तेमाल कर कर, वो एक कंपैरिजन होता है। वही कभी कभी कंपैरिजन एज लाइक का यूज ना किए बिना इनडायरेक्टली भी होता है, और वहाँ लिखा नहीं होता कि एज दिस या लाइक दिस, ठीक है। और वहाँ क्या हो रहा होता है, मेटाफर। जैसे कि एक पोम हम पढ़ेंगे, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कंप्लीट चैप्टर विजन उसका पढ़ लिया है हमने, पता नहीं कौन से चैप्टर में, आई गेस नेक्स्ट चैप्टर में ही है शायद से, ठीक है। तो आपको टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन शायद मैडम राइड्स द बस में मिलता है, और वहाँ पर आपको एक लाइन दी हुई है, चिमनी फॉर अ नोज, ठीक है। ये दिया हुआ है चिमनी फॉर अ नोज, यानी जो ड्रैगन है उसकी नाक चिमनी जैसी है। तो ये कंपैरिजन हो रहा है नाक का चिमनी से, बट क्या एज लाइक कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो ये होता है ऐसा कंपैरिजन जिसमें एज लाइक नहीं होता, और एज लाइक जिसमें हो वो कंपैरिजन दूसरा होता है। जहां पर एज और लाइक का इस्तेमाल हो रहा होता है वो सिमिली है, और जहां नहीं हो रहा होता है वो मेटाफर है, समझे। तो कहीं भी सिमिली कहीं भी मेटाफर वर्ड दिखे आपके दिमाग में कंपैरिजन वर्ड आ जाना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये जो चीज़ दी हुई है आपको कंपैरिजन वाली, वो हम बात कर लेते हैं इसका क्या मतलब है। सो ऑन द अदर हैंड एड्रियन रिच हैज़ बीन एबल टू, आई थिंक अ टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन नेक्स्ट चैप्टर में मैडम रेस बस में नहीं है, उसमें फॉग है, ठीक है। वॉट एवर जो भी है, तो आपको पोम में से एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया है सिमिली मेटाफर का, उसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। सो जब बात की जाती है मेटाफर की, इसका मतलब होता है कंपैरिजन। अब यहाँ पर बोला है कि क्या पेड़ों का इंसानों का कंपैरिजन करते हुए उपयोग किया गया, और अगर आपको ऐसा लगता है हाँ, तो प्लीज इसको प्रूफ कीजिए। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर पोइटिस ट्रीज का इस्तेमाल कर कर
विमेन के बारे में बात कर रही हैं, यानी कि महिलाएं जो काफ़ी टाइम से इस दुनिया के रूल्स रेगुलेशन, सामाजिक जो भी कायदे हैं, कानून हैं, उसके अंदर दबी हुई थी, सिर्फ घर के भीतर चार दीवारियों में कैद थी। बट अब जो फीमेल्स हैं वो बाहर आ रही हैं, वो अपना बेस्ट दे रही हैं, स्किल्स अपनी पोर्ट्रे कर रहे हैं, अचीव कर रही हैं फीमेल्स, तो शायद वो बताना चाह रही है यहाँ पर पोइट्स। ठीक है, ऐसे मैंने कई और बताए थे, कई लोग हैं जो बाउंड्रीज तोड़कर अब बाहर आ रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो कई ऐसे कंपैरिजन हो सकते हैं। तो चलिए ह्यूमन बींग से रिलेटेड पढ़ते हैं, इसको कैसे लिखोगे। इफ ट्रीज हैव बीन यूज्ड एज अ मेटाफॉर फॉर ह्यूमन बींग्स, देन द पोएम वुड मीन दैट लाइक द ट्रीज women also want to break free of the boundaries that society puts on them। जैसे पेड़ों को बंद करके रखा है इस घर की चार दीवारी में, तो वो पेड़ इस पूरी दीवारों को तोड़कर बाहर आना चाहते हैं। उसी तरीके से जो विमेन है वो भी सोसाइटी की जो बाउंड्रीज बनी हुई है ना, उसमें जिसमें वो कैद हैं, उसे तोड़कर बाहर आना चाहती हैं। द women want to move out of their houses and fulfill their goals। जैसे कि पेड़ बाहर आकर अपना गोल यानी जंगल में रहना फुलफिल करना चाहते हैं, वैसे ही शायद जो विमेन है वो भी बाहर आकर सोसाइटी में कदम रखकर अपने गोल्स फुलफिल करना चाहती हैं। Thus the poem also wants to highlight women's liberation from things that society has forced on them। लिबरेशन का मतलब फ्रीडम होता है, ठीक है। तो इसीलिए शायद ये पोम यही बता रही है कि कैसे महिलाओं को फ्रीडम मिलनी चाहिए, कैसे वो फ्री हो सकती हैं फ्रॉम थिंग्स जो सोसाइटी ने उन पर फोर्स किया है, वही चीज़ यहाँ हाईलाइट हो रही है। सो इस तरीके से मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये आप प्रूव कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया। डन, ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के डिस्कशन के एंड पे। आई होप आपको द पोएम द ट्रीज पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, साथ ही साथ पूरा का पूरा चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो गया है। बट अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने की, वो है वेबसाइट के बारे में बात करना। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया इन द बिगिनिंग कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स पे वेट कर रहे हैं आपका, कि आप पढ़ाई करें उन वीडियोज़ को देखकर, ताकि आपकी प्रेपरेशन इतनी रॉक ऑन हो कि आप बेस्ट परफॉर्म कर सको अपने एग्जाम्स में, राइट। तो अब फटाफट से बता देती हूँ कि कैसे आप वो सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और उसके लिए आपको बस जाना है magnetbrains.com पे। जी हाँ, आप गूगल पे टाइप कीजिए magnetbrains.com, ओपन कर लीजिए इस वेबसाइट को। जैसे ही ओपन करते हो ये पर्टिकुलर पेज आपके सामने आ जाता है, और इस पेज पे आपके सामने कई ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ इन डिटेल। जैसे आपको दिया है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, आप अगर क्लिक करते हैं इस पे, आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का पूरा स्कूल सिलेबस जो है ना, वो पूरा मिल जाता है, सीबीएसई का जो सिलेबस है, और आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हो। ऑल्सो सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है जो कोर्स का पार्ट है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा लर्निंग भी दी जाती है यहाँ पे, जो आप कोई भी देख सकता है। इसमें सीबीएसई का कुछ भी या स्टेट बोर्ड का कोई लिंक नहीं है, आप सीधे एक्स्ट्रा लर्निंग पे क्लिक करके बहुत कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो। नेक्स्ट वी कम टू हिंदी मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करते हैं तो आपको कई और ऑप्शंस मिलते हैं जो सेम होने वाला है। लाइक आपका जो सिलेबस है ना, वैसे ही क्लासेस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस अलग से मिल जाएगा, तो आप अपनी प्रेपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिस पे क्लिक करके आप अपनी इंग्लिश का लेवल इतना बढ़िया कर सकते हो जिससे आपका कमांड बढ़ेगा इंग्लिश पे, साथ ही साथ आप बड़े कॉन्फिडेंट फील करोगे। एनटीएससी ओलंपियाड ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं जिनके बारे में पढ़कर डेफिनेटली अगर आप एग्जाम नहीं भी देना चाहते हो तो भी आप ये वीडियोस देखकर अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली जितना ज्ञान होता कम है आज के टाइम पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एनटीएससी ओलंपियाड की वीडियोस भी कभी ना कभी देख लिया करो। आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जैप, कैब, एसएससी, बैंक, आरआरबी, मुझे नहीं लगता इनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसे हैं जो आप में से हर एक का कोई ना कोई इसमें से गोल होगा कि हमें ये क्रैक करना है, और आप वो पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे आगे जाके। बट इतना लेट क्यों करना है? अभी से वीडियोस जब मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पेमेंट नहीं करना है, घर बैठे पढ़ सकते हो, कहीं जाना नहीं है, तो सीधे क्लिक करके क्यों ना अभी से थोड़ी तैयारी चालू कर दे। तो जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो प्लीज़ एक बार एक्सप्लोर करो, उसके वीडियोस देखो, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको। डन। तो ये तो हो गई कोर्सेज की बात, बट कैसे जाते हैं कोर्सेज पे, तो एक एग्जांपल दूंगी, बाकियों में भी वही फॉलो करना है। जैसे आपको इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना है, आप क्लिक कर दो, जैसे ही क्लिक करोगे क्लासेस आएंगी, बस सीधे क्लिक करते जाओ। जैसे आपने क्लास 10th का कुछ पढ़ना है, क्लिक करो। अब क्या होगा, क्लास तो आ गई, क्लास के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, वो सब्जेक्ट चूज करो जो पढ़ना है। सपोज आपको इंग्लिश पढ़ना है, अब इंग्लिश दिख नहीं रहा है इस पेज पे, तो क्या करें भाई, स्क्रॉल करो, जैसे ही ऊपर जाओगे आपको मिल जाएगा इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश के सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है टॉपिक्स को देखने के लिए। जैसे आपने क्लिक किया पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट पे, जैसे ही क्लिक करोगे आएंगे आपके पास लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, और इनमें से आप उस लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक कर दो। सपोज यूनिट 1 पे आपने क्लिक किया और उसका वीडियो जो है आपकी आंखों के सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, करना होता है बस क्लिक, और आप बहुत आसानी से जो है पूरे की पूरे वीडियोस देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो एक बार magnetbrains.com जरूर विजिट करना है। डन, ओके।
सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के डिस्कशन के एंड में। आई होप आपको पूरी पोएम और उसके क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए। अब इसी के साथ साथ हमने चैप्टर 7 तो खत्म कर लिया है, बट अब बारी आती है एक और चैप्टर को पढ़ने की, जो होने वाला है चैप्टर नंबर 8। तो चलिए अब मिलेंगे हम बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।